L1 L2 दो समांतर रेखाएं चित्र में प्रदर्शित हैं। इसमें चित्र में दिए L1 L2 रेखाएं यदि AB और BC समान क्रमशः CAD और ACE को समद्विभाजित करें तो ABC कोण बताना है। तो देखें इसमें ये हैं L1 L2 समांतर रेखाएं। हमें कोण निकालना है ABC, ये कोण निकालना है। ये जो है रेखा AB इसका अर्धक है और BC इसका अर्धक है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण 180 अंश होंगे। तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो ये दोनों कोण हो गए 90 अंश के। जब ये 90 अंश के हैं तो फिर ये भी 90 डिग्री का होगा। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन में ही है 90 डिग्री, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। दिए हुए चित्र में AB बराबर BC तथा एंगल ABC 36 डिग्री है, तो BOC का मान क्या होगा, जहाँ O जो है केंद्र है। तो ये देख रहे हैं कि AB और BC दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, दोनों आपस में बराबर हैं। ABC ये कोण हमारा 36 डिग्री है, तो BOC का मान निकालना है। तो ये कोण 36 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये 180 अंश के होंगे। 180 में से 36 घटा दें तो ये हो जाएगा 144। तो 144 ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का होगा, और ये 72 का। तो ये वाला कोण इससे आधा होता है, तो हमें यही निकालना है कोण BOC। तो ये दुगना होगा, तो 72 का दुगना हो गया 144 डिग्री। तो कोण BOC 144 होगा। इसमें देखते हैं डी ऑप्शन में है 144, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों की जो लंबाई है वो 6 सेमी और 9 सेमी हो, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। 6/9 का हम स्क्वायर कर दें तो ये हमारे क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 4:9 आ गया है इसका। तो ये है हमारे डी ऑप्शन में 4:9, तो डी ऑप्शन इसका भी सही है। यदि जी त्रिभुज ABC का केंद्रक हो तो त्रिभुज GAB का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा ABC अगर त्रिभुज है, जी इसका केंद्रक है, तो अब हम निकालना है GAB। तो ये हो जाएगा हमारा 3 भागों में बट जाएगा, ये और ये बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। तो ये जो होगा वो तिहाई हिस्सा होगा ABC का। तो देखते हैं 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आना चाहिए हमारा आंसर। तो इसमें है 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो C ऑप्शन ही इसका सही है। चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसमें चित्र दिया गया है, ये वृत्त है, ये ABC समबाहु त्रिभुज है, ये भुजाएं सारी की सारी बराबर हैं। ये हमारा लंब दिया गया है, ये लंब जो है समबाहु त्रिभुज को आधा आधा बांट देगा, BD और DC बराबर होंगी। अब इसी पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा O, इसको B को O से मिला दें तो ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये लंब होगा, तो ये हमारा 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा ये लंब, इसमें कोण अर्धक है ये। अब ये 30 डिग्री है, ये कर्ण हो गई और ये हो गई आधार इस कोण के लिए। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ये होता है πr², इसका पाई इंटू r 8 सेंटीमीटर दी गई है, 8×2 64 पाई, ये आ गया है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ये हम साइन ले लें, साइन 30, यहाँ आधार ले रहे हैं, आधार कर्ण, तो ये साइन में नहीं होता है बल्कि कॉस में होता है। तो कॉस होता है आधार BD बटे कर्ण 8 सेंटीमीटर। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, 2 चाकू 8, यहाँ से BD निकल आएगी 4√3। अब ये BD हमारी हो गई भुजा की आधी, तो BC हो जाएगी हमारी 2 गुनी 2 गुणा 4√3, तो ये आ जाएगी 8√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4
भुजा का स्क्वायर, भुजा है 8√3, 8√3 ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये भुजा है 8√3, तो 4 दूनी 8, √3 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 तिया 48√3। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग ये है, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई, और जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आया है 48√3। तो ये पूरे क्षेत्रफल का, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 48√3, तो ये हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये देख रहे हैं हमारा है चौथे ऑप्शन में 64 पाई माइनस 48√3 सेमी स्क्वायर, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 150 मीटर गुणा 100 मीटर, यानी एक जो टैंक है उसका आधार लंबाई चौड़ाई दी गई, लंबाई हमारी 150 और चौड़ाई 100 मीटर माप के आधार वाले टैंक में एक आयताकार पाइप जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 डेसीमीटर और 1.5 डेसीमीटर है, इससे 15 किमी प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में टैंक का जल स्तर 3 मीटर पहुंच जाएगा? तो ये हमारा टैंक है, इसकी लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर। अब ये पूछ रहे कितने समय में जल स्तर 3 मीटर ऊंचा हो जाएगा, यानी इसकी जो जल स्तर है यहाँ तक भरने के लिए कितना समय लगेगा। ये भर गया हमारा पानी, इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है 3 मीटर। अब इस पानी का आयतन कितना होगा? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पानी का आयतन निकालना है, पानी का जो लंबाई होगी वो टैंक के बराबर होगी 150 मीटर, चौड़ाई हो गई 100 मीटर और ऊंचाई होगी 3 मीटर। तो ये आयतन आ गया है। अब एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप का जो अनुप्रस्थ काट है, उस पाइप का मुंह जो है वो आयताकार है इस टाइप का, तो 2 डेसीमीटर और ये 1.5 डेसीमीटर है, ये लंबाई इसकी मुंह की और चौड़ाई है। 15 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में इतने किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, पानी गिर रहा है। तो ये किलोमीटर में है 15 किलोमीटर। तो मान लिया हमारा, अभी हमें पता नहीं है कितनी देर में भरा जा रहा है, तो x मान लिया, तो x घंटे में कितना पानी नीचे भरा जाए, यानी ये पानी जो है वो कितने घंटे में भरा गया है। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा, 1 घंटे में गिर रहा है 15 किलोमीटर, तो x घंटे में कितना पानी गिरेगा, तो x गुणा 15, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई है हमारी 2 डेसीमीटर और लंबाई है 1.5 डेसीमीटर। ये किलोमीटर में है, तो इनको एक ही इकाई में बदलना है, इसे मीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 15,000 मीटर। 2 डेसीमीटर है तो ये आ जाएगा 2/10 मीटर और 1.5/10 मीटर। ये सारी जो इकाइयाँ थी वो मीटर में बदल गई हैं। तो ये जो पानी है, जो आयतन है, वो इसके बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 150 गुणा 100 गुणा 3 बराबर x गुणा 15,000 गुणा 2/10 गुणा 1.5/10। 1 0 इससे कट गया, ये 0 इस दशमलव से कट जाएगा, तो x रह जाएगा हमारा 150 गुणा 100 गुणा 3/15, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये भी 15 हो गया है। यहाँ से दशमलव हट गया, ये भी 15 हो गया, तो 15 दाई 150। अब 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 5 के 5 ही कट गए, तो ये आ जाएगा 100। x बराबर 100 घंटा आ गया है। तो ये जो टाइम लगेगा 3 मीटर ऊंचाई तक
टैंक भरने में ये 100 घंटे लग रहे हैं, 100 है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। एक लंबवृत्तीय शंकु की अनुलंब एवं क्षैतिज अनुप्रस्थ काट सदैव क्रमशः, तो ये हमारा जो होगा, ये अनुप्रस्थ काट जो होगी वो त्रिभुज के आकार की होगी, और अगर इसकी क्षैतिज काटते हैं तो ये जो दिखाई देगी वो वृत्ताकार दिखाई देगी। तो त्रिभुज और वृत्त इस तरह की अनुलंब और क्षैतिज अनुप्रस्थ काट होंगी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी एक उसके विकर्ण है। यदि बी डी बी सी 55 डिग्री, बी ए सी 45, तो बी सी डी होगा। ये हमारा वृत्त है, इसमें ए बी सी ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसके ए सी और बी डी ये हमारे विकर्ण हैं। डी बी सी 55 डिग्री है, डी बी सी ये 55 डिग्री है, और बी ए सी 45, बी ए सी ये 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है बी सी डी, बी सी डी ये कोण निकालना है। तो देख रहे हैं कि हम ये अगर हम एक वृत्तखंड ले लें तो इसके ज़रिए से बना हुआ कोण 55 है, तो इसके ज़रिए से इधर बनेगा तो ये भी 55 होगा, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। और ये कोण हमारा कितना हो गया, ये हो गया 55 45 100 डिग्री का, और ये दोनों ही 180 अंश के होते हैं। तो 180 में से 100 निकाल दें तो फिर हमारा 80 डिग्री बच जाएगा। तो ये जो कोण होगा डी सी बी या बी सी डी ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री है हमारा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन ही इसका सही है। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा। तो ये है 2 sin स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस किया 2 माइनस किया तो 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। 2 प्लस cos थीटा का न्यूनतम मान जो होता है -1 के बराबर होता है, इसके नीचे नहीं होता है। तो ये cos थीटा का मान न्यूनतम होगा -1 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये जाएगा 3। तो इसका मान जो न्यूनतम आएगा वो 3 आएगा, और 3 जो है वो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। यदि त्रिभुज एबीसी के कोण ए बी सी एक आरोही क्रम में समांतर श्रेणी में हो तो साइन बी का मान क्या होगा। तो ये अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी ये अगर समांतर श्रेणी में है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो ए और सी का योग जो है वो बी के दुगने के बराबर होगा, और ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो होता है 180 के बराबर। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस कोण ए कोण सी ये हो जाएगा 180 माइनस बी के बराबर। तो ये ए और सी हो गए -180 माइनस कोण बी के बराबर। तो ये इधर ले आए कोण बी, तो 180 बराबर आ जाएगा 2 बी ये है, 1 बी इधर आ जाएगा, तो 3 बी के बराबर हो जाएगा। 3 का इसमें डिवाइड कर दें तो कोण बी जो हो जाएगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम साइन लेना है, साइन बी बराबर ये हो गया sin 60, और sin 60 का मान होता है √3/2। तो sin b का मान आ गया √3/2, तो √3/2 है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान एक अन्य वायुयान के ऊपर से उस क्षण गुजरता है जब दोनों यानों के एक निरीक्षण बिंदु के इससे उन्नयन कोणों का मान 60 डिग्री और 45 डिग्री दोनों वायुयानों के मध्य लंबवत दूरी होगी।
तो इसका फिगर बनाएं। एक वायुयान है, ये 3000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ये किसी दूसरे वायुयान, ये अगर ए है तो वी के ठीक ऊपर से उस वक्त गुजरता है जब यहाँ पर कोई और बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु से कहेंगे हम सी ले लें इसको, इससे बनने वाले कोण दोनों के एक 45 है तो दूसरा 60 डिग्री है। तो हम ये बताएंगे कि ये इनके बीच की दूरी कितनी है, लंबवत दूरी। तो ये हम h मान लें, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 3000 माइनस h मीटर। तो ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो जब कोण बराबर हैं तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ये जो भुजा होगी लंबाई, ये हो जाएगी 3000 माइनस h मीटर। अब ये बड़ा त्रिभुज ले लें हम, तो इस त्रिभुज में ये है 60 डिग्री, तो हमें निकालना है ये लंबवत दूरी यानी h दूरी निकालना है, और ये टोटल ऊंचाई हमारी है 3000 मीटर। तो इसको ले लें, आधार और लंब आते हैं हमारे tan के अंदर। tan 60 का मान हम बता दें √3 होता है, तो फिर इधर होगा लंब बटे आधार। लंब होगी हमारी 3000 बटे आधार होगी 3000 माइनस h, और ये बराबर होगा हमारा √3 के। अब 3000 बराबर 3000 √3 माइनस h √3। अब इसमें ये √3 दोनों में है, बल्कि इसमें से कॉमन लेके इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, तो ये बटे में √3 इसमें आ जाएगा यहाँ से हटके। अब √3 का हम इसमें ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √3 3 हो गए, और 3 का भाग दें तो ये हो जाएगा 1000, और √3 के वैल्यू 1.732 गुणा 1000 बराबर 3000 माइनस h, और इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1732 बराबर 3000 माइनस h को इधर ले लें, तो ये आ जाएगा 3000 माइनस 1732, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1268। तो ये दूरी आ गई है दोनों यानों के बीच की दूरी लंबवत। तो ये 1268 है सी ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 27वां प्रश्न है, 90 पत्तों की गड्डियों प्रत्येक पर 110 से 199 तक की अलग अलग संख्याएं अंकित हैं। तो कुल पत्ते हमारे ये है 90। यदि एक पत्ता यदृक्ष उठाया जाए तो उस पर अंकित संख्या के पूर्ण वर्ग न होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अगर अंक हमारे 110 से 199 के अंकित हैं इतने, अब इसके बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक तो होगी 121, और एक होगी 144, और एक होगी 169, और एक होगी 196। ये हमारी 4 पूर्ण संख्याएं हैं। तो पत्ता एक निकाला जाता है तो संख्या पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारी, ये है पूर्ण वर्ग 1 2 3 4, तो 4/90। 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक तो 5 10, ये 2/45 है पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता। अब संख्या पूर्ण वर्ग न होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये हो जाएगी -1 में से घटा देंगे होने की प्रायिकता, और होने की प्रायिकता है 2/45। 45 से कम 45 में से 2 घटा दिए, तो ये आ गई 43/45, ये न होने की प्रायिकता होगी। तो 43/45 हमारा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है।
दो निष्पक्ष सिक्कों को उछालने पर केवल एक सिक्के के मुख पर चित आने की प्रायिकता है। तो दो सिक्के उछाले जाते हैं तो उनमें जो टोटल कंडीशन बनेगी वो बनेगी या तो दोनों पर हेड हेड होगा, या एक पे हेड एक पे टेल होगा, या इस पे टेल होगा तो इस पे हेड होगा, या दोनों पे टेल टेल होगा। तो दोनों में एक सिक्के पर मुख आने पर चित, एक सिक्के के मुख पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के के मुख पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? टोटल हो गया हमारी 4 घटनाएं, इसमें 2 घटनाएं होंगी। इस पे हेड होगा तो इस पे टेल होगा, इस पे टेल होगा तो इस पे हेड होगा, तो ये 2/4, इससे 1 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो गई 1/2। तो 1/2 है हमारा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित विवरण तालिका में बहुलक वर्ग है, इसमें बहुलक वर्ग बताना है, वो क्या होगा? ये सारणी दी गई है प्राप्तांक से कम, 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से 100 से 120 से कम दिए गए हैं इसमें। तो हम इसको सारणी में तब्दील कर लें तो प्राप्तांक हम लिखेंगे वर्ग के वर्गीकृत मानों में, तो 0 से 20 लेंगे हम, और उसके बाद 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100, और आखिरी जो वर्ग होगा वो 100 से 120 होगा। अब छात्रों की संख्या इसमें दी गई है 4, 12, 25, 4, 12, 25, 56, 74, 80, 56, 74, 80। तो बारंबारता हमारी कितनी होगी? 0 से 20 की जो बारंबारता होगी वो 4 होगी। 20 से 40 के बीच में होंगे तो हम इसमें से घटाते चले जाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएंगे। 40 से 60 के बीच में निकालना है तो 25 में से 12 घटा देंगे तो ये 13 आ जाएगी, बारंबारता आ रही है ये। 60 से 80 बीच में निकालना है तो 56 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 31। इसी तरीके से 80 और 100 के बीच में 74 में से हम 56 घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगी, और 100 से 20 वाले होंगे 80 में से 74 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो अब बारंबारता हम देख रहे हैं, हमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग वो वर्ग कहलाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, और सबसे अधिक जो बारंबारता 31 है तो वो किस वर्ग की है वो हम निकाल लेंगे। तो ये है 60 से 80 के बीच का जो वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा है 60 से 80, ये सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। ये 30वां सवाल गणित पोर्शन का आखिरी सवाल है। गणित के 30 प्रश्न ही आते हैं। एक दादा, 2 पिता और 2 पुत्र एक साथ सिनेमा घर जाते हैं तथा प्रत्येक सिनेमा का एक टिकट खरीदता है। उन्होंने कुल कितने टिकट खरीदे? तो ये हमारे ए, बी, सी ले लेते हैं। एक दादा है ए, अब 2 पिता, तो इस दादा का एक पुत्र ये होगा, इसका पुत्र ये होगा, तो ये होंगे हमारे 3 लोग होंगे कि दादा के इसका पुत्र ये और इसका पुत्र ये, 2 पुत्र हो गए, और इसका पिता ये और इसका पिता ये, तो 2 पिता हो गए। तो टोटल टिकट खरीदेंगे वो 3 टिकट खरीदे जाएंगे। तो इसमें देखते हैं हमारे बी ऑप्शन में 3 है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो आगे भी हम दूसरे साइंस के और जनरल नॉलेज के भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा।